कल हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव पढ़ लिया था और वेव स्केलर सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स वेव बाय मिस्टेक निकल गया क्योंकि कल का लास्ट क्लास वेव का ही था। चलो तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ वेव में आ जाएंगे। तो वेव के टाइप्स में सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन तो हम लोगों ने सीखा ही था। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहला इक्वल वेक्टर्स। कल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया था कि सिंपली मान लो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट पर हम लोग एरो लगा देते हैं। इनिशियल पॉइंट जो हम लोगों ने टेल से रिप्रेजेंट किया था और फिर फाइनल पॉइंट जिसको टर्मिनल पॉइंट कहा था। तो ए बी से ये वेक्टर रिप्रेजेंट हुआ, तो ए बी के ऊपर एरो लगाया और यहां हमने ए बी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको स्मॉल ए अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया। तो इस अल्फाबेट के ऊपर एरो लग जाएगा। और कल भी हमने कहा था कि इसको हम बोल्ड फेस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन कल सीखा था। अब क्या था इक्वल वेक्टर्स। मान लो एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया, इसका लेंथ इतना है। अब बिल्कुल इसके इक्वल लेंथ का ये लाइन खींच दिया हमने, ये इतना ही लेंथ का अनदर वेक्टर भी हो। तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो गया और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसको हम लोग इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। और जब इक्वल वेक्टर्स कहेंगे तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल, मैग्नीट्यूड के टर्म में भी। और सिंपली हम लोग ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो हमने दो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट किया है, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में मॉडुलस कहते हैं। और मॉडुलस का एग्जैक्ट मीनिंग यदि देखा जाए तो मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब मैग्नीट्यूड हम क्या समझते हैं? मैग्नीट्यूड का मतलब हम लोग समझते हैं उस वेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, ये मतलब होता है। इसका मतलब टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। हो गया? अब इसमें से किसी एक का या तो न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए तो उसको हम लोग अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। तो वही हमने यहाँ पर फिगर में कहा भी और ऐसे मेथड मतलब लिखा भी डेफिनेशन में कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो यहां पर वेक्टर के फॉर्म में बिल्कुल वैसे ही दोनों का लेंथ इक्वल है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे।
अब इसी में अनइक्वल वैक्टर्स। अब अनइक्वल वैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए। ठीक, तो ये डेफिनेशन, तो इसका मतलब यहां पर देखो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन इसका सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ये अनइक्वल वैक्टर्स। द टू वैक्टर्स आर सेड टू बी अनइक्वल। यहां पर अनइक्वल होगा, बाय मिस्टेक लिखा गया इक्वल, वो जब हम लोग इसको कट एंड पेस्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे ही मिस्टेक हो जाता है। तो two vectors are said to be unequal vectors if they have different magnitude and same direction, or same magnitude and different direction। कोई भी एक डिफर कर जाए या दोनों डिफर कर जाए तो सारे कंडीशंस में अनइक्वल वैक्टर्स हो जाएंगे। हो गया? ठीक, तो A इज नॉट इक्वल टू B, ये कंडीशन हम लोगों को लिख लेना मैथमेटिकली। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट, नेगेटिव वैक्टर। नेगेटिव वैक्टर का मतलब ये है कि जो हमें गिवन वैक्टर है उसके डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर को बोर्ड पे हमने ऐसे रखा है, अब इसके डायरेक्शन को जस्ट इसी जगह पर रिवर्स कर दें। पॉजिटिव एक्स का नेगेटिव एक्स, तो वो नेगेटिव वैक्टर होगा। पॉजिटिव वाई का नेगेटिव वाई, नेगेटिव वैक्टर। लेकिन पॉजिटिव एक्स का नेगेटिव वाई नहीं हो सकता है, हम उसके डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर सकते हैं। तो ए वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड वही रह जाएगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। A vector is said to be negative if its magnitude is same as that of the given vector, but direction is reversed। डायरेक्शन उसका रिवर्स हो। ठीक, अब जैसे ए वेक्टर है तो बिल्कुल ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसी का जस्ट नेगेटिव, जस्ट उसका रिवर्स डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। इसका मतलब गिवन वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर को ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, वो जीरो वेक्टर कहलाएगा। नहीं, एरो वही रह जाएगा, एरो रिवर्स नहीं होगा, सिर्फ हम माइनस वहां पर लगा देंगे नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट है, ये इनफैक्ट वेक्टर का टाइप नहीं है, यहां पर मॉडुलस टर्म को समझाने के लिए हमने लिखा। तो मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हमने कहा दो पैरेलल लाइंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो मॉडुलस का मतलब हो गया लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक, अब यहां पर एक एग्जांपल, जैसे मान लो ये हमने लिखा मैथमेटिकली, मॉडुलस का मतलब दो पैरेलल लाइन, उसके बीच में जो वेक्टर का वैल्यू हो वो उसके टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लो आप अपने घर से चले और हमारे कोचिंग सेंटर आ गए, यहां से यहां तक का टोटल पाथ लेंथ सपोज 10 किलोमीटर है। आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, होम टू कोचिंग सेंटर, एरो लिख दिया, और यहां पर लिख दिया 10 किलोमीटर, किलोमीटर इसका यूनिट लिख दिया। लेफ्ट साइड में देखो इसका वैल्यू लिखा है और ऊपर एरो देके आपने डायरेक्शन भी बता दिया। एक घर से हम चले और सर के यहां पहुंचे,
राइट साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया, यूनिट लिख दिया, डायरेक्शन तो नहीं लिखा। तो लेफ्ट साइड में डायरेक्शन है, राइट साइड में डायरेक्शन नहीं है, तो कोई भी चीज को ऐसे नहीं लिख सकते, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। तो इसका रेमेडी क्या भाई? तो हम लोगों ने इसका रेमेडी ढूंढा। हम लोगों ने, कहने का मतलब जिसने इसको डेवलप किया, अब इसको हम दो पैरेलल लाइन के बीच में डाल दे तो ये टोटल लेंथ दे देगा। तब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब 10 किलोमीटर का वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू या टोटल लेंथ पाथ का, वो 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो होम टू कोचिंग सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए मॉडुलस का मतलब टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। इसलिए जब भी हम वेक्टर का, गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस निकालेंगे तो वो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को या टोटल पाथ लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। आ गया समझ में यहां तक? अब आ जाओ नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। नाम के अकॉर्डिंग है, यूनिट का मतलब जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1। ठीक, तो ए वेक्टर इज a vector of unit magnitude drawn in the direction of given vector. ठीक, अब हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ये है, ये हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो यहां पर हमने इसको इस तरह से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं। एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो भी आप अल्फाबेट लेते हैं उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं, तो वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। एरो लगा दिया तो सिंपल वेक्टर हो गया। यदि आप कैप लगा देंगे तो वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब यहां पर एक्स के अलोंग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई कैप, ये होता ही, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वाई के अलोंग जे कैप, जेड के अलोंग के कैप। ये जितने भी यूनिट वेक्टर हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, सबका टोटल लेंथ 1 है, टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, और न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड और मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा 1। अब यहां तो हमें समझ में आ गया, यूनिट मैग्नीट्यूड, इसका काम है डायरेक्शन प्रोवाइड करना। इट गिव्स अ डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। जो भी वेक्टर गिवन होगा उसके डायरेक्शन को ये प्रोवाइड करता है। ठीक, अब डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है, क्या मीनिंग है इसको समझते हैं हम लोग। सिंपली यहां पर आई कैप, जे कैप, के कैप है। मान लो हमने कहा कि एक फोर्स 5 न्यूटन का एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। अ फोर्स 5 न्यूटन एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस।
न्यूटन यूनिट फोर्स का है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी मतलब फोर्स वेक्टर लिख दिया, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू राइट साइड लिख दिया। यहां तक तो ठीक है। लेफ्ट साइड में वेक्टर है, राइट साइड में वेक्टर नहीं है, तो हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो 5 न्यूटन किधर लग रहा है, एक्स के अलॉन्ग। तो इसका मेथड कहता है कि आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप यूनिट वेक्टर है, इसलिए आप उसके लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वेक्टर बन जाएगा। आगे समझ में। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो हमने कहा कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से किसी पार्टिकल को हमने अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो राइट साइड में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दिया, यूनिट भी डाल दिया, तो डायरेक्शन तो देना पड़ेगा। तो ये किधर एक्ट कर रहा है, वाई के अलॉन्ग, तो वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन है, जे, तो जे कैप लगा देंगे। ठीक, अब देखो ऊपर जितना फॉर्मूला है सब समझ में आ जाएगा। अब ध्यान देना, ए एक वेक्टर है, इसको हम ए वेक्टर लिख देते हैं, ये इसका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ध्यान देना, ये इसका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, मॉडुलस। ये कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एक कैप का वैल्यू देखो क्या बन गया, जल्दी बता दो, एक कैप का वैल्यू क्या बना, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखो आ गया, यही चीज यहां पर भी लिखा है, कंफर्म 100%, गुड। चलो बहुत अच्छा। अब जैसे यहां पर एग्जांपल है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्ट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या करोगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्सलेंट 5 आई कैप। अब हम लोग 5 आई कैप ही सीखेंगे, यूनिट लिखने की अब जरूरत नहीं है, अब समझ में आ गया, इसलिए हम लोग डायरेक्टली अब ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब मान लो हमने कहा, देखो किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पे कोई वैल्यू है एक्स का, अब ये एक्स का वैल्यू सपोज 2 है, हम लोग इसको मैथमेटिकली 2,0 लिखते हैं, 2,0 लिखते हैं। अब आगे पढ़ेंगे भी, घबराना नहीं, ओ टू पॉइंट ए है, अब कहता ओ ए का वैल्यू लिखो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अब सीख चुके हैं, ओ ए डायरेक्शन दे देंगे, टू इसका एक्स कोऑर्डिनेट है तो आई कैप लिख देंगे, कॉमा को रिप्लेस कर देंगे और 0 जे कैप। आ गया समझ में, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोऑर्डिनेट भी हम लोग सीख लेंगे यहां पर।
आगे बढ़े हम लोग। अब नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? ये वेक्टर किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को बताएगा। तो किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट। ठीक, इट गिव्स पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रेफरेंस टू ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। डेफिनेशन यही कहता है। अब यहां पर कैसे पार्टिकल के पोजीशन को बताता है और उसके वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर को, यह भी समझ रहा है। A vector which gives position of a particle with reference to origin of a coordinate system is called position vector. ठीक, मान लो यहां पर एक पार्टिकल का ये पोजीशन है। इस पोजीशन को P से रिप्रेजेंट किया। तो इसको हमको लोकेट करने के लिए ओरिजिन चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। अब ओरिजिन से इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया। ओरिजिन से P पॉइंट को जो ज्वाइन किया वो हमारा O टू P एक लेंथ बना। और O से P के जो लाइन को ज्वाइन करते हैं उसको हम R वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब वो पार्टिकल का पोजीशन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच है। तो कल ही बताया था कि यदि आप 3 कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो एक्स वाई जेड लिखेंगे। अब 2 कोऑर्डिनेट होगा प्लेन में तो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स लिखेंगे। यही कहा था हमने। तो पार्टिकल P का पोजीशन हमने क्या लिखा भाई? एक्स वाई जेड। जब एक्स वाई जेड हमने लिख दिया तो यहां ये R वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो R वेक्टर रिप्रेजेंट किया जिसका वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा भाई? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये सारी चीजें हमने तो लिख दिया, लेकिन कैसे लिखा? तो यहां पर हमने आपको कहा भी कि पार्टिकल के पोजीशन है स्पेस में तो एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट है। इसलिए हम लोग R वेक्टर जो कि O से P को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तो लिख दिया। अब कहता है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा? ये तो सिंपल कोऑर्डिनेट से लिख दिया। लेकिन किसने कहा कि भाई लाइन तो आपने खींच दिया। जैसे एक्स पर लाइन खींच देते हो तो 2 0 लिख देते हो तो 2 उसका लेंथ हो गया। 0 बता दिया कि वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। वैसे ही इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसके वैल्यू को निकालने के लिए O से P जो मैग्नीट्यूड है इसको लिखने का तरीका है आई कैप का कोफिशिएंट मींस कोफिशिएंट ऑफ आई कैप होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का होल स्क्वायर। ये सारे रूट के अंदर है। इसका मतलब OP इज इक्वल टू अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट x है तो x का स्क्वायर हो गया प्लस जे कैप का कोफिशिएंट y है तो y स्क्वायर हो गया
के कैप का कोफिशिएंट जेड है तो जेड स्क्वायर बन जाएगा। तो यहीं पर हमने आर का मैग्नीट्यूड लिख दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आ जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट सीख रखा है 9th-10th स्टैंडर्ड में, बिल्कुल वही है। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को बताता है इनिशियल और फाइनल के बीच। वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ठीक, अब एक ऐसा वेक्टर ये बताता कि कितना और किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने अपने पोजीशन को चेंज किया। तो डेफिनेशन ये कहता है वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन द गिवन टाइम इंटरवल। अपने पोजीशन को कितना उसने चेंज किया। ठीक, अब इसको कोऑर्डिनेट, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझ जाएंगे। जस्ट ए मिनट। अब यहां पर देखो एक एग्जाम्पल। एक पार्टिकल इनिशियली पी पोजीशन पर था और पी से वो क्यू मूव कर गया। हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो पहले तो पार्टिकल का पी पोजीशन हम लोकेट करेंगे। तो हमको क्या चाहिए भाई? ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलो ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। अब यही सीखा। अब पी का पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ओरिजिन से उसको ज्वाइन करेंगे। किसको? पहले पी को, इनिशियल पॉइंट है तो पी को ज्वाइन कर दिया और वो पी को ज्वाइन किया R1 वेक्टर से। और पी से कहां तक गए? वो क्यू। तो क्यू की भी तो ज्वाइन करेंगे हम लोग। तो क्यू को ज्वाइन करेंगे कहां से? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया तो R2 पोजीशन वेक्टर हो गया। क्लियर? 100%। अब हमारा काम क्या भाई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना। मींस हमारा पर्पस है पी क्यू निकालना। तो पी से क्यू निकालना है। अब यहां देखो एक लॉ कहता है, तो लॉ बड़ा लेंदी है। वो कहता है कि आप इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से लिखिए। तरीका क्या कहता है कि यदि ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकेंड वेक्टर, तो थर्ड इसका रिजल्टेंट होगा। मींस हम पहले ओ से पी लिखेंगे, फिर पी से क्यू लिखेंगे और रिजल्ट लिखेंगे ओ टू क्यू। तो फिर हम पी क्यू निकाल सकते हैं, ओ क्यू माइनस ओ पी। लेकिन हमारे पास आजकल टाइम कम रहता है तो हम लोग शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं। तो डायरेक्टली देखो पी क्यू कैसे लिखा जाता है। ध्यान देना यहां पर, उसको बाद में नोट करना, पहले समझो। हम ओरिजिन से लास्ट वाले को पहले लिख देंगे। शॉर्टकट, ओरिजिन से लास्ट वाले को पहले। तो लास्ट क्या है? क्यू। तो ओ से क्यू लिख देंगे, माइनस साइन लगा देंगे और पहले वाले को लिख देंगे बाद में, ओ से पी।
सपोज हमें एक लाइन दे रखा है, ये लाइन एम एन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें एम एन का वैल्यू लिखना है। तो एन क्या है, लास्ट में है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, ओ एन माइनस ओ एम। कितना इजी हो गया। अब वहां पर देखो हमको क्या चाहिए, ओ पी क्यू चाहिए। तो पी क्यू है, तो हमने क्या लिखा शॉर्टकट में, ओ क्यू माइनस ओ पी। अब बताओ क्यू का कोऑर्डिनेट क्या मान लें, हम इसको मान लेते हैं एक्स वाई जेड में है, तो x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और इसको मान ले x2 कॉमा y2 कॉमा z2। अब q का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप, माइनस पी वाले को लिख देंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। आया समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, आई कैप वाले को एक साथ रखेंगे, जे कैप को अलग, के कैप को अलग। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया 100%। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या हो गया, पी क्यू। अब इसका वैल्यू अभी जस्ट सिखाया हमने, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर के कैप का कोफिशिएंट कितना है, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में 100%। हाँ, जब हमको न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग चेक कर लें, यही वैल्यू है और फिर इसका मैग्नीट्यूड भी यही आ रहा है। अब जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमको प्रूफ करना है। ए बी ए के इक्वल है और फिगर में ऐसे दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट। बहुत सिंपल है, कैसे बताएंगे, ए से बी। शॉर्टकट क्या तरीका सिखाया, क्या बताया था, ओ बी माइनस ओ ए, गुड। अब बी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 2 आई कैप हो जाएगा, कॉमा की जगह प्लस 3 जे कैप 4 के कैप। अब ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 2 3, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सबट्रैक्ट करेंगे तो आई कैप बचेगा, जे कैप बचेगा और ये फाइनली के कैप। अब यहां पर ये मैग्नीट्यूड के टर्म है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं।
तो अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट 1, सबका स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू √3 आ गया। तो ए बी का वैल्यू मिल गया। अब हमें चाहिए बी ए, तो बी ए हो गया ओ ए माइनस ओ बी। अब ए का कोऑर्डिनेट आपके पास 1 2 3 है, तो ये लिख देंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, माइनस बी का कोऑर्डिनेट 2 3 4 है, तो ये 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप हो। इसको इससे सबट्रैक्ट किया तो आई माइनस 2 आई माइनस आई हो गया, 2 जे माइनस 3 जे माइनस जे, और ये माइनस के हो गया। तो बी ए का मैग्नीट्यूड बन गया अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट -1, जे कैप का कोफिशिएंट -1, के कैप का कोफिशिएंट -1, it becomes √3. So AB is numerically equal to the BA. आ गया समझ में 100%। चलिए तो आज हम लोग यहां तक करते हैं।